नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे और उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं विकल्प ए बिंद्रावन लाल वर्मा, विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी हैं, विकल्प सी माधवराव सप्रे और विकल्प डी की बात करें तो इंसा अल्लाह खां। देखिए मित्रों, रानी केतकी की कहानी के लेखक आप सभी जानते हैं कि विकल्प डी इंसा अल्लाह खां हैं। हम लोग जब कहानी विधा पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि इंसा रानी, ठीक है ना, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। इंसा अल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है, इसका एक नाम और है उदयभान चरित। इंसा अल्लाह की खां की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा चटकीली, मटकीली, भड़कीली और शैली जो है मुहावरेदार है। इसके साथ ही साथ किस्सा गोई का भी इसमें प्रयोग किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। पहले दिल्ली रहते थे और बाद में ये जो है लखनऊ आए थे, इसका भी ध्यान आप रखिएगा। बात करें बिंद्रावन लाल वर्मा जी की, तो बिंद्रावन वर्मा लाल वर्मा जी की दो कहानी, एक आप देखेंगे राखी बंध भाई, दूसरा तातर और वीर राजपूत, इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी की बात करें तो इनकी दो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। इंदुमती, जिसे इन्होंने वर्ष 1900 में लिखा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कहानी माना है। दूसरी कहानी गुलबहार, जो कि 1903 में लिखी गई है आचार्य किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। माधवराव सप्रो की बात करें तो माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, वर्ष 1901 में, जिसे देवी प्रसाद वर्मा जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आधुनिक समय में ज़्यादातर विद्वान जो है माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 52 है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। विकल्प ए बिल्कुल बाबू तोताराम, विकल्प बी केशव राम भट्ट, विकल्प सी अंबिका दत्त व्यास और विकल्प डी की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त। देखो मित्रों, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, लेकिन बात करें विकल्प ए की तो बाबू तोताराम को आप लोग जानते हैं कि बाबू तोताराम द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्र था भारत बंधु। केशव राम भट्ट द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्र था बिहार बंधु। और अंबिका दत्त व्यास जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पीयूष प्रवाह, नृसिंह, इंदु आदि, इसके अलावा भारत मित्र, इनके द्वारा लिखे गए समाचार पत्र थे। तो लगे हाथ इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? विकल्प ए मलूक दास, विकल्प बी बिहारी लाल, विकल्प सी दादू दयाल और विकल्प डी है केशव दास। तो आप लोग जान रहे हैं कि रसिक प्रिया के जो लेखक हैं वो बिल्कुल केशव दास हैं। लेकिन बात करें मलूक दास की तो मलूक दास बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, जो कि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म काल को लेकर के, तो जन्म की चर्चा हम लोग किए हैं कि 1574 में इनका जन्म हुआ था और 1682 में इनका देहांत हुआ था। जन्म स्थान इलाहाबाद है। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था और इनके जो पिता की बात करें तो सुंदर दास इनके पिता माने जाते हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्ति बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, इसे दिमाग में रखिएगा। और इनकी रचना है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला। ये जो रचनाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
विकल्प बी की बात करें, विकल्प बी बिहारी लाल, तो बिहारी लाल से संबंधित भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इनका जीवन समय देखा जाए, जीवन काल देखा जाए तो 1595 में जन्म हुआ, 1663 में इनका देहांत हुआ, बसवा गोविंदपुर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम केशव दास था और इनके जो गुरु थे वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हरिहर दास थे। गुरु और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। महाराज जय सिंह के राज कवि थे। एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसे इन्होंने दोहा छंद में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। और बात करें तो इनकी रचनाओं के विषय में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इनके विषय में जॉर्ज गेरसन महोदय ने कहा है कि यूरोप में बिहारी के समान कोई रचना नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और बात करें बिहारी लाल की जो सतसई है, तो बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। और इनके जो पुत्र थे कृष्ण लाल बिहारी, इन्होंने सर्वप्रथम सवैया छंद में टीका लिखा है, जिसमें कुल 719 दोहे बताए जाते हैं और 713 दोहे जगन्नाथ रत्नाकर जी ने, है ना, माना है। इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। आगे बिहारी लाल से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई को मिला है उतनी किसी अन्य रचना को नहीं। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी सतसई के विषय में कहा है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और एक प्रश्न बनता है कि यदि प्रबंध विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किसने कहा है? तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी लाल की रचनाओं के विषय में कहा है। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से बिहारी लाल से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। और विकल्प सी की बात करें दादू दयाल की, तो दादू दयाल से भी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे दादू दयाल से संबंधित एक इनका संप्रदाय है दादू पंथ, स्थान यानी कि मुख्य केंद्र है राजस्थान में। शिष्य इनके रज्जब हैं, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल, इनके 4 प्रमुख शिष्य बताए गए हैं। रचनाएं इनकी पूछी जाती रही हैं और रचनाएं हैं हर अंग काया बोली, हर फार हरडेवाड़ी, अंग फार अंगबधू। और काया बोली की बात करें तो काया बोली से काया बोली इनकी एक रचना है। अंगबधू पर बात करें तो रज्जब ने इनकी अंगबधू की रचना को पुनः अनुवाद किया था। इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। केशव की बात करें तो केशवदास से संबंधित है। इनके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि इनका जन्म समय, तो 1555 में इनका जन्म हुआ और 1617 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे जन्मस्थान ओरछा जो कि बुंदेलखंड में है, वहाँ पर हुआ था। उपनाम इनका वेदांती मिश्र था। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इसे ध्यान में रखिएगा। और केशव की बात अगर की जाए तो केशवदास ओरछा के महाराज जिनका नाम था राम सिंह, राम सिंह के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था इंद्रजीत, उनके गुरु और राज कवि थे, ठीक है ना। केशवदास को जो है रीतकाल का कवि बिल्कुल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, नागेंद्र जी ने और गणपत चंद्र गुप्त जी ने माना है। केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। ये भी दिमाग में रखिएगा। एक प्रश्न बहुतायत परीक्षा में पूछा जाता है कि यद्यपि सजात सुलज्जनी सुबर्णन कलश सुमित्र भूषण बिन्ना विराजयी कविता बनिता मित्र, ये पंक्ति किसकी है? तो दिमाग में रखिएगा केशवदास जी की है। और बहुत बार ये पंक्ति जो परीक्षा में पूछी गई है। आगे एक प्रश्न बन सकता है कि विजय पाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा है। ध्यान में रखिएगा। और गुमान ने क्या किया कि रामचंद्रिका जो कि इनकी रचना है उसकी प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखा है। इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने तुलसीकृत रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है केशव को? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। और
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। नाभादास जी ने इन्हें उद्गन केशव दास कहा है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है ना। अब इनकी रचनाएं की बात करें तो रचना तो सभी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और सभी रचनाओं को आपको याद बिल्कुल होना चाहिए, जिनमें पहली रचना है रसिक प्रिया, है ना, जिसे इन्होंने बिल्कुल 1591 ईस्वी में लिखा था। दूसरी है रामचंद्रिका 1601 में। कवि प्रिया की बात करें तो कवि प्रिया इनकी जो रचना है इंद्रजीत सिंह की एक मनिष्ठ प्रेमिका जो कि गणिका थी जिसका नाम था प्रवीण राय। तो प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए केशवदास जी ने कवि प्रिया की रचना की थी। जो रतनवीर है इन्होंने रतन बावनी रचना लिखी डिंगल शैली में। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में इन्होंने लिखा। विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका नखसिक तथा छंदमाला केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। प्रश्न संख्या 54 है, कुटज के रचयिता हैं। विकल्प ए शांत प्रिय द्विवेदी, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी है कुबेरनाथ राय और विकल्प डी विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए कुटज की बात अगर की जाए तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस निबंध के रचनाकार हैं। बात करें शांत प्रिय द्विवेदी जी की तो शांत प्रिय द्विवेदी जी भी बड़े प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका निबंध कवि और काव्य एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है। साहित्यिकी इनके द्वारा लिखा गया निबंध है और आप देखेंगे जीवन यात्रा इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। इस प्रकार से ढेर सारे निबंध हैं जिसे आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। हजारी प्रसाद के अन्य निबंध भी आप देख सकते हैं जिनमें अशोक के फूल हैं, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। नया वर्ष निबंध इनके द्वारा लिखा गया। दिमाग खाली है, शिरीष के फूल और वर्षा धनपत से धन घनश्याम तक का एक निबंध इनका है। साहित्य में हिमालय की परंपरा एक निबंध इनका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इन सब निबंधों को भी आप देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन जाता है। विकल्प सी की बात करें कुबेरनाथ, तो बिल्कुल इस समय अगर देखा जाए तो कुबेरनाथ के निबंध से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जा रहे हैं। खासतौर से एनटीए नेट में अगर बात करें तो क्रम लगाने का प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कुबेरनाथ का प्रिया नीलकंठी इनका प्रथम निबंध संग्रह है, 1968 में लिखा। रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु उनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। इसके अलावा मन पवन की नौका, किरात नदी इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। बाड़ी का क्षीर सागर बड़ा महत्वपूर्ण निबंध इनका है। उत्तर कुरु इनके द्वारा लिखा गया जो है निबंध है। तो जितना मुझे याद है मोटा मोटा मैं आपसे चर्चा कर ले रहा हूँ। इनके अलावा भी जो निबंध हैं उसे आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। विकल्प डी की बात करें तो बिल्कुल विद्यानिवास मिश्र का जो ढेर सारे निबंध हैं, कुछ महत्वपूर्ण निबंध जिसे जो मुझे पता है जैसे चितवन की छाँव प्रथम निबंध संग्रह इनका है। एक निबंध इनका है भ्रमरानंद उपनाम से, है ना, ये श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, ये भी दिमाग में रखिएगा। चितवन की छाँव, हल्दी, दूब, कदम की डाली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं इनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। और एक निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बड़ा प्रसिद्ध निबंध है, तो इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ये परीक्षा में प्रश्न बनने योग्य है, तो हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए। अगला यानी कि प्रश्न संख्या 55 है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत, विकल्प बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी है मैथिली शरण गुप्त। देखिए मित्रों सारे के सारे रचनाकार बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आंसू की बात करें तो आंसू बिल्कुल विकल्प सी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है ना काव्य संग्रह है, ठीक है। बात करें सुमित्रानंदन पंत की तो सुमित्रानंदन पंत जी के भी कुछ महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह हैं जिनमें उच्छ्वास है, ग्रंथि है, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, बड़े महत्वपूर्ण काव्य आप देख सकते हैं। युगांतक वाणी और ग्राम्य इनके द्वारा लिखा गया अन्य
काव्य है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल युगपथ इनके द्वारा लिखा गया है ना। उत्तरा, बिल्कुल आप देख लीजिए, उत्तरा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण का काव्य है। कला और बूढ़ा चाँद, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जा सकता है। अतिमा, लोकायतन और चिदंबरा बहुत महत्वपूर्ण काव्य हैं, खासतौर से पंत जी के, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चिदंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पहली बार पंत को 1968 में मिला है, इसे ध्यान में रखिएगा। और पल्लव की बात करें तो पासे पल्लव, पासे पंत, पासे प्रथम घोषणा पत्र है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। विकल्प बी में बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। खासतौर से जन्म समय को 1899 में, मृत्यु 1961 में, महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था और इलाहाबाद में इनका मृत्यु हुई थी। पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। सरोज की याद में इन्होंने सरोज स्मृति लिखा है, जो कि हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। निराला जी को ओज और अवदात का कवि माना जाता है। निराला जी को अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि है ना का कवि माना जाता है। बहु अस्पर्शनीय प्रतिभा निराला में है, ऐसा शुक्ल जी ने भी माना है। इनके जब हम लोग काव्य संग्रह को पढ़ रहे थे तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि क्या बताया था कि अनामिका और परिमल जब गीतिका गाती हैं, अनामिका परिमल की गीतिका जब जब गाती है तब तब तुलसीदास का कुक्कुर अनामिका के अणिमा के बेला के पत्ते में छुप जाता। ट्रिक यही था कि अनामिका परिमल की गीतिका जब जब गाती है, अनामिका परिमल की गीतिका जब जब गाती है तब तब तुलसीदास का कुक्कुर अणिमा के बेला के पत्ते में जाके छुप जाता है। और दूसरा ट्रिक था कि अर्चना के गीत की गूंज संध्या तक सुनाती है, अर्चना के गीत की गूंज जो है संध्या तक सुनाती है। तो ये सभी इनकी रचनाओं के ट्रिक हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले जयशंकर प्रसाद है ना, तो ध्यान में रखिएगा, इनको तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं है ना, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनका देहांत हुआ। पिता देवी प्रसाद जो कि काशी के सुगनु साहू परिवार से संबंधित थे। माता का नाम मुन्नी देवी था। गुरु की बात करें तो मोहनी इनके गुरु बताए जाते हैं। बचपन का नाम इनका झारखंडी था और कलाधर उपनाम से कविता करते थे। छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं, इसे भी दिमाग में आप रखिएगा। काव्य कृतियों की बात करें तो उर्वशी इन्होंने 9 में लिखा, वन मिलन 1909 में लिखा, प्रेमराज 1909 में लिखा। और हम लोग काव्य की ट्रिक बनाए थे, उर्वशी तुम वन में प्रेम से मिलने गई थी, तो कहती नो 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 3 बार, यानी कि तीनों 9 में लिखी गई है। तब कहाँ गई थी बताती, अयोध्या का शो देखने गई थी। अयोध्या शो माने अयोध्या का उद्धार, शो माने शोकवास। वह ब्रुवाहन तुम्हारे वाहन पर तेरे फार 1913 में कानन कुसुम कहाँ से आया, तो बताती है एक प्रेम पथिक चोर का, प्रेम पथिक 1914 में चोर का, जो कि महाराणा के से चुराया था है ना। इतना कहती है, उसके बाद उसके नेत्र से धारा बहने लगती है, धारा चित्राधारा है ना, झरने लगती है। 1918 में चित्रधारा। तो कहते हैं कि आंसू तू पोंछ, आंसू तू पोंछ तू 5:25 में। इसके बाद लहर आने लगती है तिरछी तिरछी। फिर वो कामना करती है कि हे भगवान अब 3-5 ना हो। कामना फार कामायनी 1935 में इनके द्वारा लिखी गई रचना है। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, तो इसे भी आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब जब कामायनी की बात आ गई तो प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है, सावन पंचक 1906 में। अंतिम है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझ गया। प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात 1918 में है ना। प्रथम जिसपे पुस्तककार इनकी रचना है उर्वशी, जो कि चंपू काव्य है। काव्य संग्रह की बात करें तो कानन कुसुम है। झरना को छायावादी का प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है, और झरना को छायावाद की अगर बात करें तो प्रयोगशाला भी कहा जाता है। और आंसू की बात करें तो 133 छंदों का एक विरह प्रधान काव्य है, और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे भी ध्यान में आपको रखना है। आगे जो कामायनी है, कामायनी के कुल बात करें तो
जो सर्ग हैं 15 सर्ग हैं, जिनमें पहला चिंता है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा कामना है, पांचवा वासना है, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नवां ईडा, 10वां स्वप्न है, 11 संघर्ष है, 11 निर्वेद है, 13 दर्शन है, 14 रहस्य और 15 आनंद है। कैसे याद करेंगे, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। कई बार मैंने इसको बताया भी है, लेकिन फिर जब जब आएगा तब तब इसका जिक्र किया जाएगा। हर व्यक्ति को पहले चिंता होगी, चिंता के बाद दूसरी आशा होती है, तीसरी व्यक्ति श्रद्धा करता है, चौथा क्या करता है, काम करता है। काम के बाद पांच वासना, कहीं रह रहे हो तो 5 साल वासना हो जाएगा, छः लज्जा आएगी, 7 कर्म करो, इन्हीं के 7वां कर्म है। 8 ईर्ष्या का 8 लोग करेंगे, 9 ईडा 9 करो, 10 में 10 का स्वप्न देखो, एक में संघर्ष होता है, 11 दोबारा निर्वेद करो, 13 दर्शन, 14 रहस्य होता है और 15 आनंद होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। और छायावाद को बात करें, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, तो इसे दिमाग में रखिएगा। नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। प्रेम और सौंदर्य का कवि बिल्कुल प्रसाद जी को कहा जाता है, इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे जो चौथा विकल्प आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो 1886 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनका मृत्यु हुआ। आधुनिक युग के तुलसी इनको कहा जाता है। जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। रामचरण दास इनके पिता थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। प्रथम कविता जो कि हेमंत इनकी है, 1905 में लिखी गई थी। प्रथम बात करें काव्य संग्रह 1909 में रंग में भंग है। अब रंग में भंग की बात करें तो रंग में भंग 9 में नौकर, जयद्रथ बस 10 में हुआ। तो फिर क्या हुआ, भारत दोबारा बार 1912 में। किसान एक साथ आ जाए 1917 में, ठीक है ना। पंचवटी में पहुँचो, 1925 में। हिंदू 2-7 मतलब 1927 में। गुरुकुल में दोनों होते हैं, झंकार में दोनों होते हैं और विकट भट्ट गिर गए दोनों, यानी कि 1929 में। साकेत 31 में, यशोधरा 32 में लिखी गई है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशा है जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं खासतौर से मैथिली शरण की, उसे दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें साकेत की, तो साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें कुल 12 संघ हैं और डॉक्टर नागेंद्र जी ने इसे जनवादी काव्य कहा है। शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को मूल प्रेरणा जो मिली थी भारत दर्पण से मिली थी, खासतौर से साकेत को लिखने को, और स्वयं को केवल कौटुंबिक कवि मात्र कहा है इन्होंने। और भारत भारती जो कि 1912 में लिखी गई है, इसके लिखने के बाद राष्ट्रीय कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने इन्हें दे दिया था, इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो इस प्रकार से जो इनका प्रिय छंद था हरिगीत का छंद है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ से मोटे माटे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मित्रों, वैसे तो चर्चाएं ढेर सारी करनी थी, लेकिन थोड़ा सा मौसम खराब हो गया और समय का अभाव होने के कारण जो है आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्नों को बिल्कुल स्वीकार कर पा रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। और आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर इससे आगे की क्लास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।